हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में जो हमारा चैप्टर चल रहा था फोर्स, जो कि डायनेमिक्स ब्रांच का लॉज ऑफ मोशन यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स कराएंगे आज जिनके ऊपर न्यूमेरिकल आता है और काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है वो स्कूल के एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो कॉम्पिटिशन्स में एक दो न्यूमेरिकल पक्का इस टॉपिक पर जरूर होते हैं। इसकी थोड़ी इसमें कोई डेरिवेशन कोई इस तरह की बात नहीं है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी हम आपको समझाएंगे और उन न्यूमेरिकल्स को करने का मेथड बताएंगे। तो चलते हैं हमारे उन बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। वो टॉपिक को समझने से पहले और उस टॉपिक पर बातें करने से पहले मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं जो अब तक इस चैप्टर में कवर नहीं हुई है, क्योंकि उसका कहीं यूज नहीं आया था इसलिए हमने उसे अभी कवर नहीं किया। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है, जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक इसका मैंने जैसा कि कहा यूज कहीं पर आया नहीं, अब आएगा, तो इसलिए आपको ये टॉपिक भी पहले ही बता देते हैं। आप जो ये सामने डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में किसी रिजिड सपोर्ट से जैसे छत वगैरह से एक स्ट्रिंग ऐसे लटकाई गई है। रस्सी कह सकते हो आप, रोप कह सकते हो, स्ट्रिंग कह सकते हो, और इस स्ट्रिंग से यहां पर हैंग किया गया है एक ऑब्जेक्ट को जिसका की मास है m। ये जो m मास है, इस m मास को अर्थ अपनी तरफ खींच रही होगी, ये सबको पता है, एक फोर्स से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और जिसे mg कहा जाता है, जो कि बॉडी का वेट भी कहलाती है। ये हमने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा था इस एग्जाम्पल से कि हमारे पास ये एक कोई सरफेस है, ऐसे कुछ टेबल जैसा बनाया था, बच्चों को याद होगा जिन्होंने पिछले लेक्चर्स देखे हैं जब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था, एक्शन एंड रिएक्शन वाला। और इस टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखा था और आपको बताया था कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो फोर्स होती है जिससे इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर रखा है तो वो सारी फोर्स, वो सारा वेट इस सरफेस को, इसका नाम हमने ए बोला था इस ऑब्जेक्ट का, और इस सरफेस को, इस बेंच को बी बोला था। तो ए का सारा फोर्स, या ए को जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो सारा फोर्स बी पर एक्ट करता है, जिसे हम एक्शन बोलते थे, और बी एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगाता था। यानी ए ने बी पर फोर्स लगाई थी mg, उसका रीजन था ग्रेविटी जो ए को खींच रही है, लेकिन बीच में आ गया बी, और बी ने ए पर जो फोर्स लगाई उस एक्शन का रिएक्शन, दोनों इक्वल भी थे और ऑपोजिट भी थे। इसको हमने प्रूव भी किया था। यही एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ यहां पर जब एप्लीकेबल होगा तो उसके लिए एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखें। रस्सी से, किसी भी स्ट्रिंग से किसी ऑब्जेक्ट को जब आप हैंग करोगे तो उस ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगेगा, जिस फोर्स से अर्थ उसको अपनी तरफ पुल कर रही है। और जैसे ही हैंग करेंगे, ये वेट की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ पुल किया जा रहा है,
इसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन इस स्ट्रिंग में आ जाएगा और उस इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन को टेंशन बोला जाता है। टेंशन का मतलब होता है तनाव, यानी ये स्ट्रिंग तन जाती है। और स्ट्रिंग को आप ऐसा भी कह सकते हो थोड़ी और आसान भाषा में कि स्ट्रिंग को टेंशन हो जाती है। जैसे हम ये टेंशन वर्ड जो है चिंता के लिए यूज कर देते हैं आम बोलचाल की भाषा में, और ये आम बोलचाल की भाषा में ये वर्ड साइंस से यानी फिजिक्स से ही आया है। हमें किसी चीज की टेंशन हो जाती है, बहुत सारी चीजों की, बच्चों को पढ़ाई की टेंशन या एग्जाम की टेंशन हो जाती है, और भी डिफरेंट डिफरेंट पीपल को डिफरेंट टाइप की टेंशन होती है अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ। रस्सी को एक ही टेंशन होती है, किस बात की, कहीं मैं टूट ना जाऊं। तो रस्सी को तब तक कोई टेंशन नहीं है जब तक उसके ऊपर ऑब्जेक्ट हैंग नहीं किया। ऑब्जेक्ट हैंग करते ही रस्सी को टेंशन हो जाती है, क्योंकि रस्सी तन जाती है, और उसकी टेंशन का क्या कारण है कि कहीं मैं टूट ना जाऊं। रस्सी को अपने टूटने की टेंशन है, और जब तक रस्सी टूटती नहीं है, टूटना डिपेंड करता है रस्सी की स्ट्रेंथ पर। हर रस्सी की टेंशन को झेलने की अपनी अपनी लिमिट होती है। जिस रस्सी की टेंशन झेलने की जितनी ज्यादा लिमिट है उतना ज्यादा वजन वो सहन कर सकती है, इसका मतलब उतना उसका टूटने का चांस कम है। जो कमजोर रस्सी होती है वो थोड़ी सी टेंशन लेने पर टूट जाती है। लेकिन जब तक रस्सी टूटी नहीं है यानी साबुत है, तब तक टेंशन mg के इक्वल और ऑपोजिट रहती है, हमेशा याद रखें। टेंशन रस्सी में जो ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है उससे अवे यानी उल्टी तरफ रहती है हमेशा। ये भी एक टेंशन को मार्क करने का या उसका डायरेक्शन बताने का रूल है। जो भी ऑब्जेक्ट रस्सी में बंधा होगा, ऑब्जेक्ट से अवे होगी टेंशन हमेशा। और इस तरह से फ्रीली हैंगिंग बॉडी में रस्सी की टेंशन बॉडी के वेट के इक्वल रहती है जब तक रस्सी साबुत है। अगर आप इस पे थोड़ा और भारी ऑब्जेक्ट लटका दोगे, उसका वेट और ज्यादा होगा, रस्सी में टेंशन और ज्यादा हो जाएगी। और ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट लटका देंगे, रस्सी में और ज्यादा टेंशन होगी। टेंशन की वैल्यू भी mg की वैल्यू के साथ साथ बढ़ती रहती है और इक्वल रहती है, ऑपोजिट रहती है। इस टेंशन को आप रिएक्शन के तौर पे ले सकते हो। और अगर रस्सी टूट गई तो टूटने के बाद सारा टेंशन ही खत्म। सब जीते जी का ही टेंशन होता है, जब आदमी होता तो टेंशन भी नहीं होती। ऐसी रस्सी टूट जाए यानी रस्सी नहीं रही तो टेंशन भी खत्म। लेकिन जब तक रस्सी साबुत है, टेंशन उस रस्सी पर लटके हुए ऑब्जेक्ट के वेट के हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट ही रहती है और न्यूटन्स में ही नापी जाती है। तो टेंशन भी एक फोर्स है, जैसे रिएक्शन एक फोर्स है जो बी ने ए पर लगाई थी, टेंशन भी एक फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट के हैंग होने पर नीचे एक्शन का रिएक्शन के तौर पर स्ट्रिंग में लगती है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए टेंशन के बारे में, तब आप जो अगले दो टॉपिक्स हैं वो पढ़ पाएंगे। पहले टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस और दूसरे टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। मैं आपको वन बाय वन ये दोनों टॉपिक्स बताता हूँ, फिर आपको इसके न्यूमेरिकल्स सेंड किए जाएंगे। लेकिन इन टॉपिक्स पर जाने से पहले क्या बताया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी रस्सी, रोप, स्ट्रिंग से हैंग किया जाए, और एक वर्ड यूज किया जाएगा कई जगह पर, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जब भी वर्ड यूज किया जाए, ना भी यूज किया जाए तो मतलब वही होगा, इनएक्सटेंसिबल ही होगी, कि रस्सी ऐसे स्ट्रेचेबल नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ इलास्टिक वगैरह होता है ना कि खिंच जाए रस्सी, अब खुद नहीं खिंचनी चाहिए। इनएक्सटेंसिबल का मतलब नॉन स्ट्रेचेबल। तो ऐसी कोई इनएक्सटेंसिबल रस्सी, रोप, स्ट्रिंग से अगर ऑब्जेक्ट हैंग करते हैं तो ऑब्जेक्ट का जितना वेट होता है उतनी ही इक्वल एंड ऑपोजिट टेंशन होती है जब तक रस्सी साबुत है। यानी टेंशन भी एक फोर्स है जो इस एक्शन का रिएक्शन है, इसलिए न्यूटन में नापा जाता है। mg वेट, mg टेंशन, बस इतना याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो आज का पहला टॉपिक है
जिसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। तो ये है आपके सामने पहला टॉपिक, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। अब पहले आपको सबसे पहले कॉन्करेंट फोर्सेस का मीनिंग समझाते हैं। ये डेफिनेशन और ये एक्सप्लेनेशन से पहले आप इसको समझ लें, इस टॉपिक को बाद में डेफिनेशन पढ़ेंगे तो एक ही लाइन में क्लियर हो जाएगी। कॉन्करेंट फोर्सेस समझाने के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं। लेट अस सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे। इस फोर्स को मैं बोल देता हूं F1। तो इस फोर्स के हिसाब से बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी, या ये फोर्स बॉडी को मूव कराने की कोशिश करेगी, कहना चाहिए। लेकिन तभी इसी ऑब्जेक्ट पर इसी पॉइंट से एक फोर्स यहां पर लगने लग जाए, मान लीजिए। इस फोर्स को हम बोल देते हैं F2। एक ही पॉइंट पर एक से ज्यादा फोर्सेस, दो लग गई, तीसरी फोर्स भी लगा दें अगर मान लीजिए इसी पॉइंट से, तो एक ही ऑब्जेक्ट पर या एक ही पॉइंट पर कहना चाहिए एक से ज्यादा फोर्सेस अगर लगती हैं तो उन फोर्सेस को कॉन्करेंट फोर्सेस कहा जाता है। पहले आपको कॉन्करेंट का मतलब ही पता होना चाहिए। ये मैथमेटिक्स में बच्चों ने शायद टॉपिक पढ़ा होगा, कॉन्करेंट लाइंस। तो कॉन्करेंट लाइंस किन्हें कहते हैं? ऐसे लाइंस बना दो, ऐसे लाइंस बना दो। कॉन्करेंट लाइंस उन लाइंस को कहते हैं जो एक ही पॉइंट से पास होती हैं। देख रहे हैं, ये सारी लाइंस इस एक पॉइंट से पास हो रही हैं। इन लाइंस को कॉन्करेंट लाइंस कहा जाता है। तो कॉन्करेंट वर्ड किसी एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ कॉन्करेंट लाइंस के बजाय कॉन्करेंट फोर्सेस है, तो हम कहेंगे, यहां लिखा है देखें, फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। यानी ऐसी फोर्सेस जो किसी बॉडी पर किसी एक ही पॉइंट से या किसी एक ही पॉइंट पर एक्ट करती है, उन फोर्सेस को क्या कहा जाता है? कॉन्करेंट फोर्सेस। तो पहली लाइन क्लियर हो गई। फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। अब इक्विलिब्रियम वर्ड को हमें बस समझना है तो हमारा टॉपिक हमारे को कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम को समझने के लिए इस सिचुएशन को देखें। अब अगर आपसे पूछा जाए ये बॉडी पर कितनी फोर्स लगेगी और किधर, तो आपको इन दोनों फोर्सेस का फाइंड आउट करना होगा रिजल्टेंट। क्योंकि एक ही बॉडी पर अगर एक से ज्यादा फोर्सेस लगने लगती हैं तो आपको उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता है, और वो रिजल्टेंट जो आप फाइंड आउट करोगे वो रिजल्टेंट ही बता पाएगा कि बॉडी पर कितनी फोर्स लगेगी और बॉडी किस तरफ मूव करना चाहेगी उस फोर्स की वजह से। तो ये जो आपने बीच में फाइंड आउट कर दिया है, ये इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट फाइंड आउट कैसे करेंगे वो आपको वेक्टर्स चैप्टर में सिखाया गया। अब इस बॉडी पर एक फोर्स F1 लग रही थी, एक फोर्स F2 लग रही थी। दोनों कॉन्करेंट फोर्सेस थी क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पर एक्ट कर रही थी, और इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल दिया हमने। यानी अब ये ऑब्जेक्ट ये जो रेड वाला एरो आपको दिख रहा है, इस फोर्स के इफेक्ट पर इस डायरेक्शन में मूव करेगा या करने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी अगर कोई
इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा दे ऐसे। और ये फोर्स F3 हो और ये इस F के बिल्कुल इक्वल और ऑपोजिट हो। पहले F1 लग रही थी, फिर F2 भी लग रही थी, उनका रिजल्टेंट F आ रहा था और तीसरी फोर्स किसी ने यहां पर लगा दी उसी ये एक ही पॉइंट से, जो कि F3 फोर्स इक्वल और ऑपोजिट हो गई F के। इक्वल हो गई तो मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया, माइनस साइन ही शो करता है ऑपोजिट। तो F3 फोर्स अगर F के इक्वल ऑपोजिट हो गई तो F3 और F ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। अगर इस ऑब्जेक्ट पर जितनी फोर्स इधर लग रही है, जो इन दोनों का रिजल्टेंट था, उतनी फोर्स किसी ने इधर लगा दी, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो ये बॉडी जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर चल रहा था तो चलता ही रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी जितनी उसकी वेलोसिटी है उतनी ही रहेगी। और बॉडी जैसा है वैसा रहने को कहते हैं कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में बॉडी कब होता है? या तो बॉडी पर फोर्स लगे ही नहीं, ये इनमें से कोई भी फोर्स ना लग रही होती, और दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन तो कोई भी फोर्स ना लगे, और दूसरा कंडीशन फोर्स लग रही हैं अगर, तो एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही हों और सारी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है यानी नेट फोर्स 0 आ जाए, जैसा कि इस कंडीशन में आया है। यहां पर बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्सेस लगी हैं, लेकिन उन सारी फोर्सेस ने जब उनका रिजल्टेंट निकाला गया, वेक्टर सब निकाला गया, तो सारी फोर्सेस ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, बैलेंस कर दिया। और कैसे बैलेंस किया? ये पहले F ना लगा के, अगर कोई यहाँ F1 लगा रहा है, यहाँ F2 लगा रहा है, और किसी ने तीसरे ने यहाँ लगा दी, और ये बॉडी नहीं चल रही, जैसा है वैसे ही है, इसका मतलब F1 F2 का जो रिजल्टेंट इधर आया उसे बैलेंस कर दिया F3 ने, नेट फोर्स 0 हो गया हमारा। और नेट फोर्स 0 होने का मतलब फोर्स नहीं लग रही है, पहले जैसा ही हो गया। फोर्स नहीं भी लग रही थी तब भी नहीं चल रहा था बॉडी, या चल रहा था तो जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था वैसे ही चल रहा था। वेलोसिटी ना बढ़ेगी ना कम होगी, जितनी है उतनी रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। और बॉडी के जैसा है वैसे ही रहने को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती है, या तो बॉडी पर फोर्स न लगे, और अगर बॉडी पर फोर्स लगे तो एक से ज्यादा फोर्सेस लगे इस तरह कि उन सब का जो रिजल्टेंट है वो आ जाए क्या? 0 आ जाए। और रिजल्टेंट 0 कब आएगा? जब सारी फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल कर देंगी। ये एक मैंने एग्जांपल बच्चों को करके दिखाया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। 3 के बजाय 4 फोर्सेस हो सकती हैं, जिनमें से 2 फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दें, 2 एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो चारों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। 5 हो सकती हैं, जिनमें 4 का रिजल्टेंट जो आए उसको 5वीं फोर्स कैंसिल कर दे, या 3 का रिजल्टेंट जो आए उनको बची हुई 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या कर दे? कैंसिल कर दे। तो किसी भी तरह से सारी फोर्सेस कैंसिल हो जानी चाहिए, तब बॉडी कहलाएगी इक्विलिब्रियम में। यही बात इस साइड में लिखी हुई स्टेटमेंट या डेफिनेशन में कही गई है। सबसे पहले लिखा है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, जो कि हेडिंग भी है। पहले ये समझाया गया है कि फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेस। किसी बॉडी पर एक ही जगह पर लगने वाली, एक ही पॉइंट पर लगने वाली फोर्सेस को कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि F1, F2 और F3, ये तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्स कहलाएंगी क्योंकि एक ही पॉइंट पर लग रही है। उसके बाद कहा गया है व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एट द सेम पॉइंट एंड द नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज 0। ये नेट फोर्स खाली कह दो, ये अनबैलेंस्ड फोर्स से फालतू में कंफ्यूजन होता है। एंड द नेट फोर्स यानी उनका सबका रिजल्टेंट अगर 0 आ जाए,
द बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अगर नेट फोर्स सारी फोर्सेस का क्या आ जाए, रिजल्टेंट 0 आ जाए, तो बॉडी जो है वो या तो रेस्ट में ही रहेगी अगर रेस्ट में है तो, और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर चल रही है तो जिस वेलोसिटी से जैसे पहले जा रही थी उससे ही चलती रहेगी, उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कब आता है? न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक, जब बॉडी पर क्या लगती है? एक्सटर्नल फोर्स। यहां एक फोर्स न लग के एक से ज्यादा फोर्सेस लगी, उन सारी फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल कर दिया तो ये फोर्सेस लगने के बाद भी ये बॉडी कैसी मानी जाएगी कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा जाता है। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है? या तो बॉडी पर फोर्स ना ही लगे, और लगे तो एक से ज्यादा फोर्सेस इस तरह लगे कि सारी एक दूसरे को कैंसिल कर दें, नेट फोर्स 0 आ जाए, और ऐसा होने पर बॉडी जैसा है वैसा ही रहता है। अब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट का एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं सॉल्व करके। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने से आपको रियल सिचुएशन में, यहां तो मैंने ये खुद ही एग्जाम्पल ऐसे करके दिखाया है, लेकिन रियल सिचुएशन में कैसे होता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस टॉपिक का। एग्जाम्पल क्या है? अ मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सीलिंग। इस क्वेश्चन में डायग्राम इंक्लूडेड है। वैसे मैं बच्चों को बोलता हूं कि लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद पहले डायग्राम बनाएं और फिर उसे सॉल्व करें, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ही डायग्राम गिवन है, गिवन फिगर होती है। जैसे कई बार क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में ही गिवन था डायग्राम, ये आपको पढ़ के बनाना नहीं पड़ेगा। तो मास ऑफ 6 kg सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सीलिंग। तो पहले ये कुछ इस तरह रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये सीलिंग है, सीलिंग माने छत। इससे एक रस्सी की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिया। रस्सी 2 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 6 kg है। अब पहली लाइन अगर पढ़ें सिर्फ, a mass of 6 kg suspended by a rope of 2 centimeter from a ceiling, तो ये पहली लाइन सिर्फ इतना कहती है कि सीलिंग से यानी छत से एक रस्सी की हेल्प से एक 6 kg का मास हैंग कर दिया। रस्सी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो जो भी ये लेक्चर शुरू हुआ जब, तो आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि रस्सी से कोई भी ऑब्जेक्ट आप हैंग करोगे तो उस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स डाउनवर्ड खींचेगी जो उसका वेट होगा, और रस्सी को टेंशन हो जाएगी, और वो टेंशन भी mg के बराबर होगी। पहली लाइन अगर पढ़ें तो ऐसा हो रहा है। सिर्फ पहली लाइन, यहां तक की लाइन से हमें इतना ही समझ में आ रहा है। रस्सी से ऑब्जेक्ट लटकाया, 6 kg मास है तो 6 इंटू g, इसको 9.8 लेते हैं, लेकिन यहाँ 10 कहा गया है तो 10 भी ले सकते हैं। जब तक कहा ना जाए 10 नहीं लेना। जिस क्वेश्चन में स्पेशली कहा जाता है वहीं जी 10 लेते हैं, 9.8 को राउंड ऑफ करके। टेंशन mg के बराबर रस्सी में हो जाएगी, और टेंशन मैंने बताया था हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे रस्सी में हो रहती है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कुछ और कहा गया। उन्होंने कहा फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप एज शोन इन द फिगर। तो आपका असली फिगर ये है, जिसमें ये आपकी सीलिंग से एक रस्सी की हेल्प से ऑब्जेक्ट को लटकाया गया था। अब ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो, इसको mg फोर्स तो यहाँ खींच रही है, लेकिन ये जो आप एरो देख रहे हो ना, ये हमने या किसी भी इंसान ने एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा दी है। न्यूटन, यानी यहां से रस्सी को बीच से पकड़ के इधर खींच दिया ऐसे। पहले रस्सी सीधी ऐसी थी, ऑब्जेक्ट हैंग हो रहा था, लेकिन रस्सी के मिड पॉइंट यानी 2 सेंटीमीटर का बिल्कुल बीचों बीच 1 सेंटीमीटर पे यहां से पकड़ के इस रस्सी को ये पकड़ के खींचा हुआ है ऐसे कि रस्सी ऐसे
तिरछी हो गई ये रस्सी है। व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, और ये खींचा इस तरह से है कि इक्विलिब्रियम हो गया। अब इक्विलिब्रियम हो जाने पर क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये mg और ये t और ये भी यहां पर t, ये 50 न्यूटन। आपको ये एंगल पता लगाना है, देख रहे हैं? ये लाइन क्या कहलाती है? वर्टिकल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो ये लाइन कहलाती है ये वर्टिकल है और ये चीज आपकी रोप है। तो रोप इस वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाती है अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो। यानी इसने पहले ही कह दिया है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब आपको पता है कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उस पर नेट फोर्स 0 होती है, मतलब सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती हैं या बैलेंस कर रही होती हैं। अब यहाँ कैसे कैंसिल या बैलेंस कर रही होंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहां से भी एक लाइन ऐसे बना दें अगर वर्टिकल, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। कौन सा एंगल कहलाता है ये? ऑल्टरनेट एंगल। ये आपकी एक पैरेलल लाइन, ये आपकी एक पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्स लाइन। तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल कहलाएंगे, इसलिए इक्वल होंगे। मैंने टी को थोड़ा सा यहां लिख दिया है जिससे कंफ्यूजन ना हो, ये रस्सी की टेंशन। ये एंगल अगर थीटा है और आप देख रहे हो ये टी फोर्स है, तो ये वाला कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। अब आपकी रस्सी में ये टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने यहां से पकड़ लिया इसको। ये जो रस्सी में ये वाली टेंशन है इसका कॉस कंपोनेंट यानी टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है mg को, और इसका टी साइन थीटा कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है इस 50 न्यूटन को। ठीक है बात? तभी ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। हमें बस यही पता लगाना होता है कि कौन सी फोर्स किस फोर्स को बैलेंस कर रही है, और यही आपको प्रैक्टिस से सीखनी है ये टेक्निक, नंबर ऑफ एग्जांपल्स करके। तो यहाँ हमने जब इसको पकड़ के यहाँ खींचा है तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग का कॉस कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है mg फोर्स को और साइन कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है 50 न्यूटन को। तो टेंशन, ये वाली मेन टेंशन अब दो टुकड़ों में टूट गई। एक टुकड़ा mg को बैलेंस कर रहा है और एक टुकड़ा f को, बाकी कोई फोर्स बची नहीं। तो हम लिखते हैं t साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? 50 न्यूटन को। और t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। अब हमें तो फाइंड आउट करना है एंगल। व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, यानी थीटा। तो हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं और हम क्या कर देते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो t साइन थीटा अपॉन t कॉस थीटा, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगी, और राइट हैंड साइड में 50 अपॉन mg में m कितना दे रखा है? 6 kg, और g की वैल्यू का क्या
कही गई है लेने के लिए 10, तो 6 इंटू जी यानी 6 इंटू 10 यानी 60 हो जाएगा। अब टेंशन से तो टेंशन कैंसिल हो गई और 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ इसको हटा दे रहा हूं कि हमारे पास जगह हो जाएगी आंसर लिखने के लिए। हो गई जगह। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या कहते हैं? टेन थीटा। और ये आ गया 5/6। और ये मैंने बच्चों को पहले ही बताया हुआ है वेक्टर्स चैप्टर में भी कि अगर टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू ये जो आती है ये आप पहचानते हो, और आप पहचानते हो सिर्फ किस किस की वैल्यू? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन की भी 0 के लिए, 30 के लिए, 45, 60, 90, कॉस की भी, 10 की भी, इन एंगल्स के लिए पहचानते हो। वो पहचानी हुई वैल्यू आ गई तो आप थीटा बता ही दोगे। मान लीजिए 10 थीटा 1 आ जाता तो आप बोलते थीटा 45 है। √3 आ जाता, 1/√3 आ जाता, आप पहचानते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा वैल्यू आ जाए 10 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा का जो आप नहीं पहचानते, रैंडम कोई भी वैल्यू, तो आपको थीटा इज इक्वल टू, ये 10 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में आता है पावर -1 हो जाती है। 10 इनवर्स बोलते हैं इसको। पढ़ते कैसे हैं? थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/6। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको यहां इसीलिए सॉल्व करवाया है कि इक्विलिब्रियम वर्ड जहां पर भी आ जाए तो आपको देखना है कि उस पूरे सिस्टम में सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस या कैंसिल कर रही हो, तभी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहलाता है। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होता है आज के क्लास का। एक पोर्शन और बाकी है जो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, तो कंबाइंड आपके पास इसके न्यूमेरिकल्स पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं उस बचे हुए पोर्शन की तरफ। तो ये है हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक, जिसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। इक्विलिब्रियम के बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। टॉपिक आपके सामने है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। मैं आपको ये एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। यह आपको जो डायग्राम दिख रहा है इसमें ये एक पुली है, एक व्हील जैसा होता है पुली, और पुराने जमाने में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कुएं से पानी निकालने के लिए होता था। अभी भी जितने भी मशीनरी वगैरह हैं अंदर उनके पुली लगता है। पुली से एक उसके ऊपर रोप या बेल्ट से आप दूसरे व्हील को घुमा सकते हो। आपका ये जो साइकिल चलाते हो आप, उसमें जो चेन है वो चेन दो जगह से कनेक्टेड होती है या दो व्हील्स के ऊपर घूम रही होती है। एक जहां पेडलिंग कर रहे होते हो वहां, और एक जहां पीछे टायर के साथ। तो वो जो गोल गोल घूमने वाले हैं जिनके ऊपर चेन घूमती है वो पुलीज ही हैं। आप एक जगह पेडलिंग करते हो, एक ही जगह फोर्स लगाते हो, लेकिन दूसरा वाला पुली उस चेन की हेल्प से ऑटोमेटिकली घूमता है। बाइक में, मोटरसाइकिल, साइकिल का ही मोटर वाला वर्जन है, तो बाइक में भी चेन होती है, सबको पता है। इंजन उस चेन को एक तरफ से मूव कराता है, पीछे वाले टायर पर वो चेन कनेक्टेड होती है, वो टायर ऑटोमेटिकली गोल गोल घूम जाता है उस चेन के घूमने से। तो पुली का यूज आप बेस्ट साइकिल में अपनी समझ सकते हो। तो ये आपके पास उस तरह का एक पुली है, और इस पुली के ऊपर एक रोप ऐसे लटका के दो ऑब्जेक्ट्स को हैंग किया गया। देख रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट का जो बड़े ऑब्जेक्ट का मास है उसको हम कैपिटल एम बोल देते हैं। लिख देता हूं मैं इसके ऊपर। और छोटे ऑब्जेक्ट के मास को स्मॉल एम बोल देते हैं। बड़ा छोटा इसलिए बनाया गया है कि सबको पता चल जाए कि ये बॉक्स
या ये ब्लॉक का मास ज्यादा है, यानी मैं ऐसा लिख देता हूं कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m, और छोटा मास फॉर एग्जाम्पल कैपिटल M की वैल्यू 12 kg और स्मॉल m की वैल्यू 7 kg, ऐसा कुछ होगा। ये मैंने जस्ट ऐसी एग्जाम्पल ले लिया। अब जब आप इस फ्रीली घूमने वाले पुली के ऊपर स्ट्रिंग से ये दोनों मास हैंग करोगे तो ये तो ना साइंस पढ़ा हुआ भी कॉमन मैन वाला जो इंसान है वो बता सकेगा कि ये ऐसे और ये ऐसे, यानी ये पुली इस तरह से रोल करेगा या रोटेट करेगा कि भारी वाला ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे की तरफ और हल्का वाला ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, और जितने एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका नीचे आना ही इसके ऊपर जाने का रीजन है। हमें फाइंड आउट करना है कि ये पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से मूव करता है। पूरा सिस्टम इसलिए बोल रहा हूं कि जितने एक्सेलरेशन से मैंने बताया ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है उतनी ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज बोलते हैं, क्योंकि कनेक्टेड बॉडीज में क्या होता है कि एक जिस तरह से मूव करता है दूसरा उसी की वजह से मूव करता है। ये मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया साइकिल का। अगर जहां आप पेडलिंग करते हो, पेडल मारते हो साइकिल में, वो वाला व्हील चेन के थ्रू पिछले टायर से कनेक्टेड ना हो तो आप पेडलिंग करते रहोगे, पिछला टायर नहीं घूमेगा। पिछला टायर घूमता है बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय अ चेन। तो ये दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, और इसके मोशन की वजह से ही इसका मोशन है। आप इसको कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन ये नीचे की तरफ भाग रहा है क्योंकि ये भारी है, तो ये हल्का वाला ऊपर की तरफ जाएगा। जिस तरफ फोर्स ज्यादा होती है उसी तरफ ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये ऑब्जेक्ट के मूव करने का रीजन क्या है। सबसे पहले तो बताया था कि इस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स खींचेगी नीचे mg, तो मैंने कैपिटल mg लिखा है क्योंकि इसका मास कैपिटल M है, और यहां पर रस्सी में क्या हो जाएगी, टेंशन। बताया था रस्सी को हमेशा टेंशन हो जाती है, और टेंशन ऑब्जेक्ट से अवे, और इस ऑब्जेक्ट को भी अर्थ अपनी तरफ खींचेगी इस फोर्स से, स्मॉल mg से, और यहां पर भी रस्सी में टेंशन होगी। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को कैपिटल M वाले को इंडिविजुअली देखो, इस अकेले को, तो इस अकेले पर कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं, दो फोर्सेस, एक ये और एक ये। इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचने वाली फोर्स mg है और ऊपर वाला फोर्स टेंशन है, लेकिन ये जा किधर रहा है, नीचे। इस ऑब्जेक्ट को खींचने वाली दो फोर्स हैं और जा ये नीचे रहा है, तो हर इंसान कॉमन सेंस के हिसाब से बता सकता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इधर लग रही है और एक फोर्स इधर लग रही है और ये इस तरफ जाने लग जाए, इसका मतलब ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स से ज्यादा है। तो ये ऑटोमेटिकली डिसाइड हो गया है कि mg वाली फोर्स यानी नीचे लगने वाली फोर्स टेंशन से ज्यादा है। और जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं और अगर वो इक्वल होती हैं तो वो कैंसिल कर देंगी। अगर ये टेंशन और mg इक्वल होते हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते, फिर ना ऑब्जेक्ट ऊपर जाता ना ही नीचे। लेकिन अगर ये नीचे जा रहा है तो mg वाली फोर्स ज्यादा है और टेंशन कम है। अब आपसे अगर नेट फोर्स निकालने को कहा जाए तो एक ऑब्जेक्ट पर जब दो ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं और एक बड़ी और एक छोटी होती है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस की जाती है। आप फॉर्मूला लिखोगे नेट फोर्स ऑन कैपिटल M। इस कैपिटल M पर जो नेट फोर्स होगी वो होगी mg माइनस t इज इक्वल टू m इंटू a। ये कहां से आया ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आया नेट फोर्स
इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सुना है फॉर्मूला बच्चों ने, F इज इक्वल टू ma। जब एक ही फोर्स लगती है बॉडी पर तो वो फोर्स की वैल्यू इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन जब किसी एक बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लगती हैं तो पहले हम नेट फोर्स निकालते हैं और फिर वो नेट फोर्स निकालने के बाद इक्वल टू रखते हैं उसके मास इनटू एक्सेलरेशन के। यहाँ नेट फोर्स सिंपल माइनस करके क्यों निकाल ली? क्योंकि दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। एक ही जगह पर दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हों तो बड़े में से छोटा माइनस कर सकते हैं और डायरेक्शन बड़े की तरफ आता है। तो इसका डायरेक्शन बड़े की तरफ है, तो हमने इस वाली बॉडी पर, ये फर्स्ट बॉडी मान लेते हैं इसको, इस फर्स्ट बॉडी का नेट फोर्स कैसे निकाला? mg माइनस टी, और t माइनस mg नहीं लिखा है क्योंकि आपको पता चल गया कि mg बड़ी फोर्स है। ये कैसे पता चला? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लिख लोगे। अब आप इस सेकेंड ऑब्जेक्ट को देखो। सेकेंड ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है? ऊपर की तरफ, और उस पर भी दो फोर्सेस लग रही हैं, टी और स्मॉल mg। अब जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं, तो इस केस में कौन सी फोर्स बड़ी है? टेंशन, क्योंकि बड़ी फोर्स की तरफ मूव करता है। और फिर से आप नेट फोर्स ऑन स्मॉल m निकालोगे तो अब की बार आप क्या लिखोगे? t माइनस mg इज इक्वल टू ma। आपने कुछ नहीं करना, कनेक्टेड बॉडीज दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें तीन बॉडीज कनेक्टेड है। आपको हर बॉडी को इंडिविजुअली देखना है और इंडिविजुअली देखकर आपको पता चल जाएगा कि उस बॉडी पर कितनी फोर्स लग रही है और बड़ी फोर्स कौन सी है ये भी पता लग जाएगा बॉडी के मूवमेंट की डायरेक्शन को देखकर। बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस करनी है, यानी नेट फोर्स निकालनी है, और उस नेट फोर्स को इक्वल टू रख देना है उसी बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर दूसरी ऑब्जेक्ट को लेना है, उस पर नेट फोर्स निकालनी है, बड़ी में से छोटी, और बड़ी कौन सी छोटी कौन सी वो भी आप जज कर लोगे बॉडी के मूवमेंट की दिशा में। फोर्स के बारे में है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो फोर्स ज्यादा होती है बॉडी उसी तरफ जाती है। तो बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस करो, नेट फोर्स निकालो और उसी बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का एक ही है, जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रही है उतनी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रही है। अब आप गौर से देखोगे अगर फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को, और आप इनको ऐड कर दो अगर, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, ध्यान रखना मैंने कैपिटल लिया है, और t माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू स्मॉल ma। इनको अगर आप ऐड कर दो इक्वेशंस को तो ये माइनस टी और ये प्लस टी, ये हो जाएगा आपका कैंसिल। आपके पास बचेगा कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg इज इक्वल टू कैपिटल ma प्लस स्मॉल ma। और मैं यहां पर साइड में इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं। रीअरेंज करके कैसे लिख रहा हूं? कैपिटल M प्लस स्मॉल m। मैंने इन दोनों में से स्मॉल a को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, और इसको लेफ्ट साइड में लिख लिया इज इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन ले लिया मैंने? स्मॉल g। तो आपके पास कैपिटल M माइनस स्मॉल m और ब्रैकेट में स्मॉल g आ गया। अब आप स्मॉल a अगर फाइंड आउट करोगे तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m ब्रैकेट में स्मॉल g डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। क्वेश्चन में आपको देखो पहले ही मैंने बोला था कैपिटल M भी और स्मॉल m भी दोनों गिवन होंगे और पूछा जाएगा बताओ कितना एक्सेलरेशन होगा पूरे सिस्टम में। तो बहुत सारी जगह बच्चों को ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद करवा दिया जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद करने पर आपको एक ही तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है, जैसा कि ये। अगर इसमें सिचुएशन चेंज वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व नहीं कर पाते। ये मैंने फॉर्मूला बनाना कैसे बना है और बहुत आसान है, कोई नया रूल नहीं लगाया मैंने, अब तक जो न पढ़ाया गया हो ऐसा कोई रूल नहीं है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बनाना का टेक्निक सिखा दिया, जिससे आप 2, 3, 4 और भी बॉडीज का कर सकते हो फाइंड आउट।
अब आपने कुछ नहीं करना, कैपिटल एम और स्मॉल एम की वैल्यू पुट करनी है। जी अगर नहीं गिवन हो कि क्या लेना है तो 9.8 ही लेना, अंडरस्टूड। गिवन हो कि 10 ले लो तो 10 ले लेना है, कैपिटल एम स्मॉल एम आपको पता है। अब अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए बताओ इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, तो आप आसानी से बता सकते हो। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के बाद उस एक्सेलरेशन को या तो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो, दोनों में से फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपका एक्सेलरेशन पुट करते ही टेंशन भी आ जाएगा। तो ये दो ही चीजें पूछी जाएंगी, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम। तो मैंने आपको क्या टेक्निक बताया एक बार फिर से याद रखो। जितने भी बॉडीज हैं सबको अलग अलग कंसीडर करो। पहले एक बॉडी को लो, उस पर लगने वाला नेट फोर्स देखो किधर जा रही है, उससे पता चल जाएगा बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। नेट फोर्स निकालने के लिए बड़े में से छोटा माइनस करो, इक्वल टू करके लिख दो उस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर दूसरी और तीसरी बॉडी हो तो तीसरी भी, तीनों बॉडीज अलग अलग लेना है, फॉर्मूला एक ही अप्लाई करना है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हर बॉडी के लिए जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे इक्वेशंस बनेंगी, उन इक्वेशंस को आपको सॉल्व कर लेना है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको 10th क्लास में बहुत अच्छी तरह सिखाया गया। तो इक्वेशन सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद ना करना इसका कि a इज इक्वल टू एम माइनस एम, ये होगा, इससे कुछ फायदा नहीं होगा याद करने से। इसी एक सिचुएशन में ये एप्लीकेबल हो भी गया, रटा रटाया फॉर्मूला सीधा ऐसा न्यूमेरिकल, बाकी किसी सिचुएशन में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे कि हर बॉडी को इंडिविजुअली कंसीडर करके उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स निकालें और इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर दें, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी। हर एक बॉडी की अलग अलग इक्वेशन बनेगी, दो बॉडीज होंगी दो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट हो जाएगा पूरे सिस्टम का और टेंशन भी फाइंड आउट हो जाएगी पूरे सिस्टम की। इस तरह के क्वेश्चंस को कहा जाता है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के क्वेश्चंस। बस थोड़ा सा फिनिशिंग टच एक दिन देना बाकी है। ऑफिशियली ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स खास तौर से। एक बच्चों को मैं छोटा सा एक और चीज बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम करके एक कॉन्सेप्ट होता है, कुछ स्कूल्स में उसको काफी हाईलाइट करके कराया जाता है, ऐसा मुझे पता है, पिछले सालों में मैंने बहुत बार देखा है, कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स में उसको बहुत इंपॉर्टेंट बता के कराया जाता है। तो एक जनरल नॉलेज का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि वो गोली बंदूक वाले आपके गिव रीजंस वाले क्वेश्चन बताए थे कि गन फायर करने पर, बुलेट फायर करने पर गन पीछे क्यों आती है और क्रिकेट की बॉल कैच करते हुए हाथ नीचे की झुकाना पड़ता है वगैरह वाला टाइप। तो एक ऐसा एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है न्यूटन थर्ड लॉ पर, वो आपको अलग से बताएंगे किसी और दिन। तो फिलहाल के लिए ये यहाँ पर चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब फ्रिक्शन के ऊपर आएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और वो हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम किसी एक दिन, शॉर्टकट वाला लेक्चर जिस दिन बाकी कॉन्सेप्ट का कम होगा तो वो डिटेल में बताएंगे। अब आपको क्या करना है, ये आपने जो न्यूमेरिकल टाइप समझ लिए हैं इसके ऊपर बेस्ड आपको एक पेपर भेजा जाएगा अभी, और वो पेपर सॉल्व करके आपको मुझे सेंड करना है। तो 4th चैप्टर यहाँ कंप्लीट करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।